अस्सलाम वालेकुम जी। आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम। यस सर। आज हमने देखना है नेमलेस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट को, जो कि होपफुली हमारा लास्ट टॉपिक है। अगर हमारा वैसे आउटलाइन के हिसाब से कोई रहता था। हाँ जी, लास्ट टॉपिक। इसके बाद इनहेरिटेंस स्टार्ट होती है। तो नेमलेस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट, जैसे आपको ये डेफिनेशन में नजर आ रहा है कि ऐसी ऑब्जेक्ट होगी जो कि टेम्परेरी है और जिसका नाम कोई नहीं होगा। इसके अलावा मैं आपको सिंपल एक मिसाल देता हूँ। ये एक पर्सन है, कंस्ट्रक्टर है। अभी पहले ये पर्सन की क्लास का ओवरव्यू देख लें। 3 इसमें डाटा मेंबर्स हैं, आईडी, नेम और एज। 4 फंक्शंस हैं जिनमें 2 कंस्ट्रक्टर्स हैं और 2 फंक्शंस हैं, सेट और शो का फंक्शन, और पर्सन और एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और दूसरा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर भी होता तो एक फंक्शन ही है, तो हमने फंक्शन को रखा हुआ है पब्लिक। मैं अगर इस पर्सन को कॉल करूं, सिंपल पर्सन की कॉल, पर्सन, बस सिंपल ये कर दूं, यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग तो होगी ना। एक और काम मैं करता हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, p3 इक्वल कर देता हूँ पर्सन के। अब ये एक फंक्शन कॉल है। कंस्ट्रक्टर याद रखना आपको, इसकी रिटर्न टाइप क्यों नहीं होती, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट हमेशा एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है उसी क्लास की टाइप की। इस वजह से इसकी रिटर्न टाइप कुछ भी और नहीं रख सकते आप, ना वाइट ना कुछ और। इसकी बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप एक ऑब्जेक्ट की होती है, क्लास का नेम। तो कंस्ट्रक्टर हमेशा एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। यहाँ बेसिकली क्या हुआ है, नेमलेस टेम्पररी ऑब्जेक्ट यही है। बैक एंड पे इस कंस्ट्रक्टर की कॉल के अगेंस्ट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रही है। उस ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी नहीं है, मेमोरी में उसके लिए स्पेस एलोकेट हो रही है। उसके सारे डाटा जो कि इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने दिया हुआ है, वो सारे डाटा में जो वैल्यू आपने दिया वो असाइन हो रही है। कंस्ट्रक्टर से यहाँ से रिटर्न होके एक ऑब्जेक्ट आ रही है, वही ऑब्जेक्ट जिसके पास ये सारी वैल्यूज होंगी। यहाँ से वो ऑब्जेक्ट असाइन हो रही है p3 को। यहाँ पे आपको बेसिकली 4 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रही हैं, p1, p2, p3 और एक यहाँ पे ये नेमलेस ऑब्जेक्ट। जब आप किसी क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हो तो बेसिकली उसमें क्या होता है, एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट होती है, एक नेमलेस ऑब्जेक्ट क्रिएट होती है जिसका कोई नाम नहीं होता। आप उसको यूज करवा सकते हो डिफरेंट पर्पस के लिए। जैसे यहाँ मैंने असाइन करवाया p3 को, अगर मैं शो करूंगा तो मेरे पास p3 का डाटा क्या आएगा, जो आपने, यानी कि आईडी के लिए इसकी वैल्यू 10 और एज के लिए 0, नेम के लिए एम्प्टी स्ट्रिंग। हमारे पास डाटा आ गया। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं, पर्सन p4, हमारे पास दो तरह के कंस्ट्रक्टर हैं क्लास में, पैरामीटराइज भी है। पैरामीटराइज में हम अगर वैल्यू में पास करवाऊं, पर्सन फर्स्ट पे इसको दे दूं, ऊपर हमने लिखा हुआ है आईडी,
आईडी इसकी 50 कर देते हैं, नेम है इसके अली, और एज 20। अब अगर मैं P4 को प्रिंट करूंगा तो P4 के लिए जो हमने यहाँ डाटा दिया, यहाँ पे अगेन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुई जो कि नेमलेस है और टेम्परेरी है। टेम्परेरी कैसे है वो भी हम देखते हैं। नेमलेस है, अभी ये याद रखो कि इसका कोई नाम नहीं है। वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रही है, उसके पास ये डाटा जा रहा है, ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आएगी कंस्ट्रक्टर से और P4 को असाइन हो जाएगी। तो जो डाटा इसका था वही डाटा P4 का आ गया हमारे पास, P4 को हमने प्रिंट कर दिया। तो ये चीज है नेमलेस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट, जिसको आप कंस्ट्रक्टर की कॉल से मेमोरी एलोकेट करवा सकते हो या कंस्ट्रक्टर की कॉल से उसको यूज करवा सकते हो आगे। इतना क्लियर है? जब आप कंस्ट्रक्टर को डायरेक्टली कॉल करते हो तो एक उसके बैकएंड पे एक नेमलेस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट होती है जिसका कोई नाम नहीं होता। नेमलेस का तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि ये कंस्ट्रक्टर का नाम लिखा हुआ है, यहाँ ऑब्जेक्ट का कोई नाम आपको नजर नहीं आ रहा, तो ये नेमलेस है। टेम्परेरी कैसे है? टेम्परेरी इस तरह है कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ P3 में असाइन ना करूं तो इसको आगे मैं कहीं यूज नहीं कर सकता। ये यहीं पे क्रिएट होती है, यहीं पे डिस्ट्रॉय भी हो जाएगी इसी स्टेटमेंट पे। यानी कि अगर मैं इस तरह कर दूं पर्सन, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगी, हमने उसका यहीं पे ये डिस्ट्रॉय भी होगी, इसके फौरन नेक्स्ट जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी उस स्टेटमेंट से पहले ये ऑब्जेक्ट क्रिएट भी हो रही है और डिस्ट्रॉय भी हो रही है। इस वजह से इसको कहते हैं ये एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट, टेम्परेरी तौर पे क्रिएट होती है, साथ ही फिर डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसको अगर यूज करना है तो आपने असाइन करवाना होता है, सेम उसी तरह जिस तरह कोई फंक्शन से वैल्यू रिटर्न होके आ रही होती है। तो नेमलेस क्यों है वो पता चल गया, टेम्परेरी क्यों है वो पता चल गया। इसको हम यूज कहाँ पे कर सकते हैं? एक तो आपको ये पता चल गया कि आप इस तरीके से भी वैल्यूज असाइन करवा सकते हो एक ऑब्जेक्ट को। फिर दूसरा, हमने जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग की है, आप लोगों ने जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है मैंने प्रैक्टिस प्रोग्राम में, उसमें अगर आपने देखा हो तो वहां पे कुछ और स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं कि आपने नेमलेस टेम्पररी ऑब्जेक्ट से रिटर्न करवानी है वैल्यूज। जहां पर भी कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रही है वहां पे। तो मैं अगर ये फंक्शन ओपन करूं, वहां पे बाइनरी के केस में हमने लिखा हुआ है, शायद यूनरी के केस में भी लिखा होगा, हाँ यूनरी के केस में भी है। अगर मैं यूनरी वाला एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग का फंक्शन ओपन करूं, प्रोग्राम उसका, यहाँ हमने एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसमें वैल्यूज स्टोर करवाई हैं, फिर उसको हमने रिटर्न करवाया हुआ है। यहाँ पे इन सारी स्टेटमेंट्स का जो अल्टरनेटिव है, मैं अगर वो करना चाहूँ, मैं इस सबको करता हूँ कमेंट, रिटर्न करवानी है मैंने एक ऑब्जेक्ट, तो मैं चाहता हूँ कि इसको एक नेमलेस टेम्पररी ऑब्जेक्ट के तौर पर रिटर्न करवा। रिटर्न स्टेटमेंट तो एज इट इज आ जाएगी। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट भी करनी है, उसको वैल्यूज भी असाइन करनी है, नेमलेस होगी। नेमलेस हमने देखा कंस्ट्रक्टर की कॉल से, मैंने वैल्यूज असाइन करनी है तो मुझे एम्प्टी पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर तो नहीं चाहिए होगा, मुझे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चाहिए होगा। तो मैं इसको कॉल करूंगा, num1 और num2 की वैल्यू पास करवाऊंगा। ये कौन सा ओवरलोडिंग का है, प्रीफिक्स है या पोस्ट फिक्स? क्यों जी? ये प्रीफिक्स है सर। प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्स के केस में आपको पता है, पहले आप डायरेक्ट इस तरह लिख दो, प्लस प्लस n1 और दूसरा है हमारे पास n2।
चलिए क्या किया था, इसी तरह किया था ना हमने। बल्कि ये फ्रेंड फंक्शन है, सही हो गया। फ्रेंड फंक्शन में डायरेक्ट को डाटा एक्सेस करने की, प्राइवेट डाटा को एक्सेस करने की इजाज़त नहीं दे देगा, देनी चाहिए। नहीं नहीं, एक मिनट। बाइनरी के केस में करके देखते हैं। यहाँ पे हमने इसमें दो ऑपरेंड किए हुए थे, तो 1 डिवाइड बाय डॉट n1। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो यूनरी में था। हाँ जी, कंस्ट्रक्टर नहीं है, उसके लिए एरर दे रहा था। मैं इसको कंस्ट्रक्टर समझ रहा था। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का होना लाजमी है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का, क्योंकि हम वैल्यूज चेंज करके फॉरवर्ड कर रहे हैं। चुप करके बैठे हुए आप लोगों ने टॉपिक किया होगा, कम से कम बता ही दो।
हाँ जी, अब क्या होगा? मैं बताने वाला था सर, अजान हो रही थी। अच्छा, तो डायरेक्ट अब हम इन सारी स्टेटमेंट जहां पे हमने एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट की थी, डाटा में पहले इंक्रीमेंट किया, फिर टेम्प ऑब्जेक्ट में वैल्यूज असाइन की, उसके बाद हमने रिटर्न करवाया था इसको यहाँ तक। अब इन सारी स्टेटमेंट्स का अल्टरनेटिव हमारे पास ये सिंगल स्टेटमेंट है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, टेम्पररी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रही है, उस टेम्पररी ऑब्जेक्ट को प्री फिक्स इंक्रीमेंट के तौर पे डाटा असाइन हो रहा है, और डायरेक्ट यहाँ से ये ऑब्जेक्ट एक रिटर्न होके जा रही है। रिटर्न होके जहाँ पे हमने इसको कॉल किया होगा, अगर मेन फंक्शन में देखें तो यहाँ पे कॉल किया हुआ है ये चीज, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आ रही है, वही टेम्परेरी ऑब्जेक्ट यहाँ से असाइन हो रही है obj2 को, साथ ही वो ऑब्जेक्ट खत्म, वो तो उसी वक्त खत्म हो गई। तो ये चीज है कि एक तो आपने मेन फंक्शन में देखा सिंपल उसको कैसे आप यूज कर सकते हो नेमलेस टेम्पररी ऑब्जेक्ट को। दूसरा, अगर ऑपरेटर ओवरलोडिंग के फंक्शन में आप इनको यूज करना चाहो, यहाँ पे एक चीज आपने देखी कि आपके पास कंस्ट्रक्टर लाजमी होना चाहिए जो कि पैरामीटर में वैल्यूज एक्सेप्ट कर रहा हो। अगर आपने नेमलेस टेम्पररी ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली यूज करना है तो आपकी क्लास में पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का होना मस्ट है। ठीक है। तो बाइनरी इसी तरह आप जो पोस्ट फिक्स है उस केस में क्या करोगे, यहाँ पे यहाँ पे पोस्ट फिक्स से आप वैल्यूज दे दोगे। अब जो एक्चुअली इनमें परफॉर्म होता है कि पहले वैल्यू असाइन फिर इंक्रीमेंट, या पहले इंक्रीमेंट फिर असाइन, वो चूंकि हम अब इंट वेरिएबल पे डायरेक्ट कर रहे हैं तो कंपाइलर अब इसको खुद मैनेज कर लेगा। जो आपने लॉजिक पढ़ी है उसी के अकॉर्डिंग सारा। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले वैल्यूज असाइन हो रही हैं, बाद में ऑब्जेक्ट रिटर्न होके जा रही है। इस केस में क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट रिटर्न होके जाएगी, उसके बाद इसकी वैल्यूज इंक्रीमेंट होंगी। सेम वही प्रोसेस होगा सारा। इसी तरह बाइनरी के लिए करना चाहें तो मुझे इसके लिए भी यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ेगा। अगेन आप उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के लिए इनको आप टेम्पररी ऑब्जेक्ट को यूज करो, उन फंक्शंस के लिए जिन फंक्शन से आप ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहे हो। यहाँ पे हमने डिवीजन वाला किया था। अब सेम वही काम, ये सारी स्टेटमेंट्स का काम ये सिंगल स्टेटमेंट कर रही है, डिवीजन परफॉर्म भी करवा रही है और रिटर्न भी, रिजल्ट जो आएगा वो उसको रिटर्न भी करवा देगी। और आप किस में कर सकते हो, बस ये दो ही हैं, यूनरी का, बाइनरी में अरिथमेटिक। रिलेशन ऑपरेटर में बूलियन वैल्यू रिटर्न करनी होती है तो उसमें नेमलेस टेम्पररी ऑब्जेक्ट के तौर पर नहीं करोगे। इसी तरह कंपाउंड असाइनमेंट में आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करना होता तो वहां पर भी ये मेथड आप यूज नहीं करोगे। तो नेमलेस टेम्पररी ऑब्जेक्ट अगेन रिवाइज कर देते हैं, ऐसी ऑब्जेक्ट जिसका कोई नाम नहीं है और जो टेम्परेरी है, क्रिएट होगी साथ ही डिस्ट्रॉय होगी, आप इसको रीयूज नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम में। रीयूज तभी हो सकता है अगर आप उस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज किसी और ऑब्जेक्ट को जो कि टेम्पररी नहीं है उसको आप असाइन करवा दो, फिर आप उसको रीयूज कर सकते हो। डायरेक्ट इसकी वैल्यूज जस्ट लिखने से आप इसको रीयूज नहीं कर सकते, इस वजह से ये टेम्पररी है, इसका कोई नाम नहीं होता। आप मेन फंक्शन में इसको कैसे यूज कर सकती हो, आपको बेसिकली कंस्ट्रक्टर्स की कॉल करनी होती है। कंस्ट्रक्टर को कॉल करोगे तो उसके बैकएंड पे एक नेमलेस टेम्पररी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगी, उसमें जो आपने कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज दी होंगी वो उसको असाइन होंगी, और साथ ये यहाँ से P3 में साइन हो रही है और ये पैरामीटर वाली वैल्यूज P4 में साइन हो रही है। अगर आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग के फंक्शन में आप इनको इनसे बेनिफिट लेना चाहो तो इससे आपकी स्टेटमेंट्स कम हो जाएंगी,
यहाँ पे मैंने इन सारी स्टेटमेंट्स का अल्टरनेटिव क्या किया है एक नेमलेस टेम्पररी ऑब्जेक्ट के तौर पे सारा ऑपरेशन रिजल्ट रिटर्न करवा दिया। कोई क्वेश्चन है जी किसी का तो पूछ लो। हाँ जी, बाइनरी के केस में आप पैरामीटर में आपको पता है ऑपरेशन परफॉर्म कर एक्सप्रेशन भी आप भेज सकते हो। तो यहाँ हमने डिवीजन डायरेक्ट भेज दी है, पहले वो सारा रिजल्ट कैलकुलेट होके आ जाएगा, फिर यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न भी हो जाएगी। समेशन के लिए भी आप कर सकते हो मल्टीप्लाई, डिवाइड और सब्ट्रैक्शन, सबके लिए आप नेमलेस टेम्पररी ऑब्जेक्ट के तौर पे रिटर्न करवा सकते हो। क्लियर है जी सबको? यस सर। ये हमारा आखिरी टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक है। आपको बस इससे ये पता होना चाहिए नेमलेस टेम्पररी ऑब्जेक्ट होती क्या है और आप इसको यूज कैसे कर सकते हो, ये आपको बस पता होना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी क्लास में कंस्ट्रक्टर, क्योंकि पैरामीटर के ज़रिए ही आप डिफरेंट वैल्यूज़ दे सकते हो, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में फ़िक्स वैल्यू जाएगी, तो ज़रूरी है कि आपकी क्लास में पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर मौजूद हो, तभी आप इफेक्टिवली इसको यूज़ कर सकते हो। अब हमारे पास रह गया फाइल हैंडलिंग, जिसको रिवाइज करना मतलब एक आउट ऑफ कोर्स हमने देखना है, वो इंशाल्लाह मंडे 2 से 3 दिन में उसको एक दफ़ा देख लेंगे। और आज तारीख होगी 18। ठीक है, चले मंडे को इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आप लोगों ने वो क्वेश्चन जो प्रैक्टिस में दिए हैं उनको एक दफ़ा देख लेना, और बॉयज़ आप लोगों ने खास तौर पे, मुझे नहीं पता आप लोग कर रहे हो या नहीं कर रहे। उन प्रॉब्लम्स के प्रोग्राम लिखोगे तो आपका अपनी कुछ चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी, क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, वो पूछो, उससे आपकी और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। आपको फिर प्रॉब्लम दी हो उसको सॉल्व कैसे करना है वो आ जाएगा। चलें ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।